हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मूवी देखने गए हो और आपने उस मूवी की वीडियो बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दी हो, या फिर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम ईटीसी का शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ, जबकि वो सिर्फ एक यूजर के लिए वैलिड हो। या फिर आपने कोई गेमिंग सीडी खरीदी हो और उसकी कॉपी बना के आपने बेच दिया हो उस चीज़ को, या फिर आपने उसकी कॉपी बना के अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। तो जाने अनजाने आप सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रहे हैं और ये इलीगल है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी होता क्या है। सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, इसमें आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर पायरेसी और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं, और ये किस किस तरीके से ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकते हैं और इनके पनिशमेंट्स क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, फिर इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, how to control software piracy, copyright and its fair use, objective of copyright, subject matter of copyright, right of the copyright holder, ownership in copyright, important sections of Copyright Act 1957, types of copyright infringement and punishment for copyright infringement। बेसिकली यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के एक एक चीज़ को कवर करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इससे टॉपिक से रिलेटेड पूरी तरीके से कवर हो सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। बेसिकली सॉफ्टवेयर पायरेसी इन लेमैन लैंग्वेज बोलूँ तो जैसे आपने किसी कोई गेम का सॉफ्टवेयर मंगाया, गेम की सीडी मंगाई, ठीक है, और उसको उसको आपने क्या क्या इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसी सीडी की जो सॉफ्टवेयर आता है इंस्टॉल वाला, वो पेन ड्राइव में कॉपी किया, अपने फ्रेंड को दे दिया। तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। आप कहीं मूवी देखने गए, आपने वहाँ की पूरी वीडियो बना ली और वो आके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया या फेसबुक पे अपलोड कर दिया, तो ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी है। तो इन लॉ में क्या बोला गया है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपिंग, मतलब कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है कॉपी करने का, और आपने कॉपी कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिंग, लोगों में बांट दिया। शेयरिंग, सेलिंग और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, वेदर इंटेंशनल और नॉट, भले ही आपका इंटेंशन कुछ गलत करने का हो या ना हो, आपको पता हो कि नहीं कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें की, क्योंकि बेसिकली लॉ में एक टर्म यूज होता है कि देर इज़ नो एक्सक्यूज ऑफ लॉ। आपको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको लॉ पता नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए लॉ, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इस चीज़ पे काम करता है कि इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग, सेलिंग और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर वेदर इंटेंशनल और नॉट, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी डिफाइंड एज अनऑथराइज्ड कॉपिंग, मतलब अगर आपके पास ऑथराइजेशन है और आपने कॉपी किया तो वैलिड है वो, उसमें कोई इशू नहीं है किसी को। लेकिन आपके पास ऑथराइज नहीं है और अनऑथराइज तरीके से आपने कॉपी कर लिया तो फिर दिक्कत है। एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट प्रॉपर ऑथराइज्ड लाइसेंस, मतलब आपने बिना ऑथराइजेशन के कॉपी कर लिया और उस चीज़ को बांट दिया लोगों में, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। By purchasing a software, one only becomes a licensed user and not an owner। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कोई जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन खरीद लिया, ठीक है, तो वो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, तो आप सिर्फ लाइसेंस्ड यूजर हो, आप ओनर नहीं हो गए हो कि आप जो चाहो वो सॉफ्टवेयर के साथ करने लगो। आप उस सॉफ्टवेयर की कॉपी लोगों में बांट रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, तो ये बेसिकली नहीं चलेगा, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आएगा। और आप अगर ऐसे करते हुए पाए जाओगे तो आप लाइबल होगे, फिर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा आप पे। फिर इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो बेसिकली जो लॉ है वो दो चीज़ों पे चलती है। बेसिकली लॉ बेसिकली क्या होता है कि जो गलत चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो लॉ एक बेसिकली बैलेंस पे चलता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जिस चीज़ में पॉजिटिव कम हो और निगेटिव ज़्यादा हो, तो उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, और उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, लॉ बनाया जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी हम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के लिए लॉ क्यों बनाया गया। बेसिकली सबसे पहले इम्पैक्ट क्या आता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मान लो कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो वो मार्केट में दे रही है 10,000 में, 10,000 में आप ले रहे हो उसकी सीडी, या इंस्टॉल करोगे अगर आपको, तो आपको पे करना पड़ेगा 10,000 एट टाइम, ठीक है।
और उसी चीज़ का किसी ने पायरेटेड कॉपी बना दिया, उसी चीज़ को किसी ने कॉपी करके सेम चीज़ बना दी, ठीक है, और वो मार्केट में मिल रहा है 1000 में। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी ने ओरिजिनली डेवलप किया था वो तो बेच नहीं पाएगी 10,000 में, क्योंकि भाई मार्केट में 1,000 में मिल रहा है, उस लोग तो वही लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का रेवेन्यू जाएगा नीचे, कंपनी की प्रॉफिट्स नीचे आएंगे, ठीक है, और जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर्स उनको पैसा नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा कि कंपनी के जैसे ही प्रॉफिट कम होगा कंपनी टैक्स कम पे करेगी, कंपनी टैक्स पे करेगी, गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्री के डेवलपमेंट पे वो खर्च नहीं कर पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो इससे बेसिकली कि पूरा इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी ही इम्पैक्ट हो जाती है, पूरी कंट्री का इकोनॉमी सिस्टम चलता है इस चीज़ पे, जो इम्पैक्ट होगा ही होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी से। फिर इसके बाद सिक्योरिटी रिस्क। बेसिकली अगर आप कोई भी पायरेटेड चीज़ खरीदते हो या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आप कल को उठ के ये क्लेम नहीं कर सकते कंपनी से कि मैं आपकी कंपनी का ये चीज़ यूज कर रहा हूँ और इससे मुझे नुकसान हो गया है, तो आप मुझे कंपनसेट करो, मुझे पैसे दो क्योंकि आपकी वजह से हुआ है। ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना आप, और क्योंकि आपने मान लो कोई पायरेटेड चीज़ें खरीदी, उसको आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और कल को आपका डिवाइस हैक हो गया, तो आप जाके नहीं कंपनी के पास बोल सकते हो कि मैंने आपका सॉफ्टवेयर यूज किया, क्योंकि भाई आप लीगली यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप जो है वो कंपनी की बनाई हुई सॉफ्टवेयर को कोई नकली बेच रहा है, कोई डुप्लीकेट करके बेच रहा है, उस चीज़ को यूज कर रहे हो। तो आप, पहली बात, आपको हैकिंग और इन सब का डर तो रहेगा ही कि आपका कंप्यूटर वगैरह कुछ भी हो सकता है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने से। अगर कल को हो गया ना तो आप कंपनी से जाके क्लेम नहीं कर सकते। अगर इन केस आप ओरिजिनल यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर कंपनी का, उसके बाद कुछ होता है उस सॉफ्टवेयर के कारण, तो आप कंपनसेशन फाइल कर सकते हो और सूट वगैरह फाइल कर सकते हो कोर्ट में, जो बिल्कुल लीगल होगा। लेकिन आप पायरेटेड वर्जन किसी चीज़ का यूज कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। बेसिकली क्या होता है कि किसी ने ओरिजिनल कंटेंट बनाई या ओरिजिनल कुछ मूवी बनाई, सॉन्ग बनाए, कुछ भी बनाया, ठीक है, तो उसको ना एक कॉपीराइट मिलता है, कॉपीराइट एक्ट 1957 जिसको गवर्न करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना उनको एक राइट दिया जाता है। तो जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन बनाते हैं या सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं, तो उनका ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो तो वायलेट हो गया, क्योंकि भाई उन उसमें क्या बोला गया था कि आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है वो बिना आपके ऑथराइजेशन के कोई नहीं यूज करेगा, कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर पायरेसी में तो हम ये सब कर रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद अनफेयर कंपटीशन। अभी जैसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया कि जैसे कोई 10,000 की चीज़ मार्केट में बेचने की कोशिश कर रही है कंपनी जो ओरिजिनल है, और वही चीज़ 1,000 रुपये में, 500 रुपये में बिक रही है, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं, नॉर्मल लोग जो इंडिया में, बेसिकली मार्केट क्या होता है कि प्राइस सेंसिटिव होता है, कि आपने अगर प्राइस कम किया और सेम चीज़ आप अप्रॉक्स सेम चीज़ दे रहे हो, तो जो कम प्राइस है वो वाली चीज़ें ज़्यादा बिकेगी, तो इससे अनफेयर कंपटीशन होगा, जिससे ओरिजिनल जो चीज़ें बना रही है कंपनी वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये अनफेयर कंपटीशन भी एक इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में बेसिकली क्या होता है कि अमेरिका में बैठे हुए किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने कोई सॉफ्टवेयर एक डेवलप कर लिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा है, मान लो एक टाइम को कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा है, उसमें एक्सेल भी चलेगा, वर्ड भी चलेगा, पावर पॉइंट भी चलेगा, और वो वहाँ पे वो अपनी वेबसाइट पे ला रही है कि आप इसको ले सकते हो 500,000 रुपये में, ठीक है। तो वो जब इंडिया में डाउनलोड किया किसी ने ऑस्ट्रेलिया में डाउनलोड किया, किसी ने चाइना में बैठे हुए बंदे ने डाउनलोड किया, तो क्या हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो पायरेसी है वो पूरा ग्लोबल रीच, विद इन, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो ये हो गया कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी देखा जाएगा। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर पायरेसी के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ टू कंट्रोल सॉफ्टवेयर पायरेसी। मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली इतनी, मतलब ऐसा है कि वो कंपनीज बर्बाद कर सकती हैं, कंट्रीज़ बर्बाद कर सकती हैं, उनकी इकोनॉमिक को बर्बाद कर सकती है। तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले लाया गया कॉपीराइट प्रोटेक्शन, ठीक है, कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है या जो ओरिजिनल चीज़ है उसको हम एक प्रोटेक्शन देंगे कि हाँ आपका इस चीज़ पे कॉपीराइट है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी बंदा अपने चैनल पे उठ के ये वीडियो नहीं अपलोड कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो पे मेरा कॉपीराइट है, मैंने बनाई है, मेरा ओरिजिनल चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ अच्छे से, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा ना कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो। तो बेसिकली इस चीज़ के कारण कॉपीराइट जो है वो काम में आया है। फिर उसके बाद है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट,
कि जब भी आप किसी भी चीज़ का मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना, तो वहाँ पे एक आता है इंस्टॉल के टाइम पे कि आई एक्सेप्ट या आई नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो जब उस आई एक्सेप्ट करोगे ना आप, तो वहाँ पे पूरा एग्रीमेंट बना हुआ होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको आप अगर रीड करोगे एक बार तो आपको समझ में आएगा। उस पर लिखा होता है कि एंड यूजर लाइसेंस का ये एग्रीमेंट है। बेसिकली आप उस सॉफ्टवेयर को खुद के लिए यूज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फिर आपने उसकी पूरी कोडिंग देखी और उसी से मिलता जुलता सेम आपने बना डाला, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आ जाएगा। फिर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं बहुत अच्छी खासी, उनमें एक पूरी की पूरी एजेंसी बैठी होती है जो इन्फोर्स करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को। तो इस तरीके से भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी कंट्रोल की जाती है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। बेसिकली जब ग्लोबल रीच होता है, अमेरिका में बैठे बंदे ने इंडिया में कुछ वो भेजा और उससे कुछ गड़बड़ हुआ, ये चाइना में बैठे बंदे ने भेजा ऑस्ट्रेलिया में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जब इन्वॉल्व हो जाती हैं या दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, पूरा इम्पैक्ट हो जाता है एक दूसरे को, तो वहाँ पे इंटरनेशनल जैसे इंटरपोल वगैरह काम में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होता है। फिर उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे ओपिनियन से एजुकेशन एंड अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो सॉफ्टवेयर पायरेसी को बहुत अच्छे तरीके से रोक सकती है। क्योंकि अगर हम किसी बंदे को ऐसा बोलें या उनको ऐसा समझाएं या उनको ऐसा पॉइंट्स बताएं कि यार सॉफ्टवेयर पायरेसी के निगेटिव पॉइंट्स ये हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, बस पॉजिटिव पॉइंट्स बेसिकली क्या होगा कि आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन उसके निगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो आपका पूरा का पूरा डिवाइस हैक हो सकता है। आपको कल को कोई कंपनी वो कर सकती है कि यार आप सॉफ्टवेयर पायरेटेड वाला कैसे यूज कर सकते हो, आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। तो ऐसे करके अगर हम पूरा चीज़ों को बताएं सामने वाले को, तो बेसिकली क्या होगा कि इससे वो अवेयर हो जाएगा कि हाँ यार, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो इससे मुझे ये नुकसान होंगे, तो वो उस चीज़ को करना कम कर देगा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है कि माइक्रोसॉफ्ट का पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट को ये बात पता है कि हम उनका पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, फिर भी वो हमें नहीं रोकती है या ऐसा करने देती है। क्यों? क्योंकि कई कंपनियों का मोटिव होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म विजन होता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जैसी कंपनीज अगर चाहें तो मतलब 2 मिनट का काम है उनके लिए या 5 मिनट कि वो ऐसे चीज़ों को बंद कर दें, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडो के ऊपर, तो हम उससे यूज टू हो जाएंगे, हमें वो बहुत यूजर फ्रेंडली लगेगा, है ना। तो कल को हम जैसे कहीं कंपनीज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमसे अगर हमें कंप्यूटर दिया जाएगा या लैपटॉप दिया जाएगा, तो हमसे ऑब्वियसली पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ों को अच्छे से यूज कर सकते हो, है ना। तो हम बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, मुझे पावर पॉइंट आता है। तो बेसिकली हम वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का यूज करने के लिए बोलेंगे कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट का जो ये पूरा ऑफिस का पैक आता है ना, वो हमें खरीद के देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की सेल बढ़ेगी। तो इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के कई कंपनियां ऐसा करती हैं। हो सकता है उनका ओपिनियन अलग हो, बट मैं आपको जेन्युइनली ये चीज़ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या आता है कि कॉपीराइट एंड इट्स फेयर यूज। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो हम कॉपी करते हैं या किसी की चीज़ें नकल करके बेच देते हैं मार्केट में, उससे सेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए कॉपीराइट एक्ट ला गया है, कॉपीराइट एक्ट 1957। इसमें क्या है कि प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेसी, मतलब ये जो ओरिजिनल कंटेंट है, ड्रामेटिक लिटरेसी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स एंड सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इनको अनऑथराइज्ड यूज करने से रोकती है। मतलब आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, ओरिजिनल गाना, किसी का ओरिजिनल मूवी बना के कॉपी नहीं कर सकते, किसी बंदे ने ओरिजिनल बुक लिखी, ओरिजिनल कंटेंट है उसका जो आज से पहले नहीं थी, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। मद्रास हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था इन केस ऑफ सोला मंगलम और जयलक्ष्मी वर्सेस मेटा म्यूजिकल्स में, चेन्नई 2000 में। इस केस में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉपीराइट लॉ इज टू प्रिजर्व द फ्रूट्स ऑफ ए मैन्स एफर्ट, लेबर, टैलेंट और टेस्ट फ्रॉम एन एक्शंस बाय अदर पर्सन्स। मतलब कि किसी बंदे ने अगर पेड़ लगाया है, उसने पूरा एफर्ट डाला है, उसने लेबर उसमें लगाया है, उसने अपने टैलेंट को यूज किया है और फिर उसने किसी चीज़ को बनाया है, तो उससे जो फ्रूट्स आएगा, जो फल आएगा, वो
जो कॉपीराइट ओनर है, जिस बंदे ने ओरिजिनली बनाया है, सिर्फ वही लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेड़ मैं लगा रहा हूँ और फल कोई और तोड़ के ले जाए। तो ये बिल्कुल इलीगल है इन सॉफ्टवेयर पायरेसी वगैरह में। सॉफ्टवेयर को, कंटेंट को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली कॉपीराइट एक्ट आया है। फिर कॉपीराइट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रमोट प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल ऑथर्स। मतलब वो ऑथर्स, वो वर्कर्स, वो कंटेंट क्रिएटर्स जिनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, उनको प्रमोट करना कि हाँ आप प्रमोट करो, आपका आइडिया कोई चोरी नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि नए नए जो कंटेंट क्रिएटर आते हैं उनको पता होता है कि अगर मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ तो इसका फ़ायदा मुझे ही मिलेगा, सिर्फ किसी और को नहीं मिलेगा। तो वो अच्छे से और एनर्जेटिक वे में आके चीज़ों को करते हैं सही से, क्योंकि उनको पता होगा उनका आइडिया चोरी नहीं होगा, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट 1957 उनको ये प्रोटेक्शन देता है। फिर उसके बाद है कि प्रोटेक्ट्स द ऑथर कंपोजर वर्क सिन दे रिस्क देयर कैपिटल इन द क्रिएशन ऑफ सच एन ओरिजिनल वर्क। क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वॉल्व होता है, तो वो कैपिटल का जो रिस्क है वो भी एक तरीके से सेव करते हैं हम कॉपीराइट के द्वारा। टू इनकरेज अदर्स टू बिल्ड फ्रीली ऑन द आइडिया इन इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हम इनकरेज कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि अगर आपके पास भी कोई आइडिया है इनोवेशन का, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कुछ नया बना सकते हो, तो आप आके बनाओ और कॉपीराइट क्लेम करो। उससे सिर्फ आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर वो चीज़ें सेल होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा, कोई और आके आपकी चीज़ों को चोरी नहीं करेगा। तो हम इनकरेज करते हैं नए नए आइडिया, नए नए इनोवेशन के लिए लोगों को। फिर क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। बेसिकली हर एक्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो पूरा एक्ट रन करता है, वो पूरा एक सब्जेक्ट को कवर करता है, सब्जेक्ट मैटर को। अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है। जैसे निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो वो सिर्फ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूरा उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो चर्चा करता है। तो इसी तरीके से कॉपीराइट में भी कुछ सब्जेक्ट मैटर है कि जिसके ऊपर ही कॉपीराइट काम करता है। तो एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 ऑल सब्जेक्ट मैटर्स प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट आर कॉल्ड वर्क्स। मतलब कॉपीराइट एक्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर कवर्ड हैं उन सबको वर्क कहा जाता है। जैसे कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, जैसे कि आपने कोई नए आपने ओरिजिनल बुक लिखी, जैसे चेतन भगत वगैरह लिखते हैं तो उनकी जो बुक आती है वो ओरिजिनल वर्क होता है। फिर ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। किसी ने नया गाना बनाया, किसी ने नई मूवी बनाई जो आज से पहले कभी नहीं बनी थी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आप अपना कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो जब आप बना रहे हो उन चीज़ों को, तब, ताकि आपका कोई इन फ्यूचर गलत यूज ना करे, उस चीज़ को कॉपी वगैरह ना करे और आपका रेवेन्यू ना कम कर दे। फिर राइट ऑफ कॉपीराइट होल्डर। जब कॉपीराइट करता है कोई बंदा, वो कॉपीराइट के लिए रजिस्टर्ड होता है, कॉपीराइट होल्डर बन जाता है, तो उसको कुछ राइट दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो उस चीज़ का एक्सक्लूसिव यूज़ कर सके, कोई और उसका यूज ना कर सके। जैसे इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेसी, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक वर्क, राइट टू रिप्रोड्यूस। जैसे किसी ने अपनी एक बुक लिखी, तो अब अगर सिर्फ वही चाहे तो दोबारा उस चीज़ बुक को बनाकर दोबारा से कुछ हल्का एडिट करके कुछ नए कंटेंट्स डाल के रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। राइट टू इशू कॉपीज़, किसी ने जैसे बुक लिखी है, म्यूजिक बनाई, या किसी ने कुछ किया ओरिजिनल, तो वो उसकी जो कॉपी है वो इशू कर सकता है, उसके अलावा बिना उसके ऑथराइजेशन के कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे राइट टू परफॉर्म एट पब्लिक, किसी ने कोई गाना बनाया तो वो पब्लिकली परफॉर्म कर सकता है जाके, लेकिन उसके अलावा जिसको उसने ऑथराइज्ड या ऑथराइजेशन दी हो सिर्फ वही कर सकता है और कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता है। फिर राइट टू मेक सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल चेतन भगत की टू स्टेटस है, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड है ना, ऐसा बुक्स चेतन भगत द्वारा लिखी गई हैं। तो उनके ऊपर जब मूवी बनी तो बेसिकली ये कंटेंट किसका था, चेतन भगत का। तो वहाँ पे उनके पास राइट था कि राइट टू मेक सिनेमा बनाने का, उनके पास राइट टू साउंड रिकॉर्डिंग, उनके पास बेसिकली ये राइट था कि उनकी अगर किताब के ऊपर एक मूवी बनती है उनके बुक के ऊपर, तो ये उनका ही राइट है कि वो बनाने दें या ना दें। अगर वो मना कर देते तो टू स्टेटस नहीं बनती। फिर है राइट टू मेक एनी ट्रांसलेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने सपोज मान लो कोई बुक लिखी इन इंग्लिश,
इंग्लिश में मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, कल को कोई बंदा आता है, उसने उस चीज़ को चाइनीज़ में या फ्रेंच में या जर्मन में ट्रांसलेट करके अपनी ही एक बुक बना दी, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि राइट टू ट्रांसलेशन भी सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो वो बुक को जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सेल कर सकता हूँ या कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर डाल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं, क्योंकि कॉपीराइट किसके पास है? मेरे पास। ओरिजिनल वर्क किसका है? मेरा। तो ऐसे ये सब राइट्स दिए जाए हैं जब हम लिटरेसी, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक वर्क की बात करें। उसके बाद जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसमें भी दिया जाता है कि राइट टू डू एनी एक्ट अफॉरसेड मेंशन, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो तो होंगी ही होंगी, प्लस राइट टू सेल, राइट टू रेंट, राइट टू ऑफर फॉर सेल ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। मतलब कि बेसिकली सॉफ्टवेयर अगर किसी ने बनाया या कंप्यूटर प्रोग्राम किसी ने बनाया, तो वो उसके पास राइट होता है कि वो उस चीज़ को सेल कर सके या रेंट पे दे सके या ऑफर, एक कोटेशन मांग सके लोगों से कि हाँ मैं ये बेचना चाहता हूँ, कौन कौन लोग लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया और मेरा फ्रेंड जो है वो ऑफर निकाल रहा है कि हाँ भाई कौन कौन लेगा लेगा लेगा, ऐसा नहीं कर सकते। फिर राइट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, तो इसमें राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू इशू कॉपीज एंड राइट टू मेक एनी सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग। बेसिकली जो हमने पीछे चीज़ें कवर की वो भी आर्टिस्टिक वर्क में भी वो सेम चीज़ें चलेंगी। फिर इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ, फिल्म वर्क, तो राइट टू सेल, कोई अपनी मूवी को बेच सकता है, रेंट पे दे सकता है, ऑफर कर सकता है सेल के लिए। राइट टू कम्युनिकेट, उससे रिलेटेड बातचीत या पब्लिक में आके बोल सकता है, तो सिर्फ राइट उसके पास होता है। इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, तो राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू इशू कॉपीज, राइट टू सेल, रेंट, ऑफर फॉर सेल। बेसिकली चीज़ें जो हैं वो राइट्स जो हैं वो आप कहीं ना कहीं ऐसा रिलेट कर पा रहे होगे कि राइट सेम ही दे जाते हैं, जैसे राइट टू सेल, रेंट, ऑफर फॉर सेल। लेकिन क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। सिनेमाटोग्राफी हमने पीछे देखा, फिर साउंड रिकॉर्डिंग अलग है, फिर आर्टिस्टिक अलग है। तो लॉ में हर चीज़ को पर्टिकुलरली डिफाइन किया जाता है ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। फिर ओनरशिप, ओनर कौन माना जाएगा? क्योंकि अगर क्या बोल, जैसे कि हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, तो उसमें ओरिजिनल कंटेंट किसने डाले? मैंने। उसमें किसी बंदे ने आके डिजाइनिंग कर दी कि हाँ ये वर्ड अगर ऐसे है ना, ये वर्ड ऐसा होता, ये इटालियन में होता या एरियल में होता तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसने उस तरीके से उसका कंटेंट बदला। फिर कोई आया, फिर उसने क्या क्या मेरी बुक में मतलब मेरे परमिशन से ही, कि उसने उस पेज का कवर डिज़ाइन किया। फिर कोई आया, फिर किसी ने उसके पेज में क्या किया कि उसको पब्लिश किया अच्छे से, उसमें अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के उस बुक को डिज़ाइनदार बना दिया, ठीक है। तो और वो फिर बुक मार्केट में आ गई। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर उस पर कॉपीराइट है तो कॉपीराइट ऑनर कौन होगा? तो यहाँ पे सेक्शन 17 आता है बीच में, जो बोलता है कि सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट रिकॉग्नाइज द ऑथर एज द फर्स्ट ऑनर। ठीक है, जो ऑथर होगा वो फर्स्ट ऑनर होगा। इन केस ऑफ लिटरेसी और ड्रामेटिक कंपोजिशन द ऑथर, जैसे बुक लिखी, ठीक है, या ड्रामा ड्रामा रिलेटेड कोई कंपोज हुआ, तो जिसने लिखा है वो होगा ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर। इन केस ऑफ म्यूजिकल वर्क, द म्यूजिशियन, जिसने गाना बनाया। इन केस ऑफ क्रिएटिव वर्क अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी, द आर्टिस्ट। इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफी और रिकॉर्डिंग वर्क, द प्रोड्यूसर। मूवी वगैरह जैसे हम बनाते हैं तो उसमें हीरो काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, आर्टिस्ट काम करते हैं, लेकिन उसमें कॉपीराइट होल्डर कौन होगा? तो वो होगा प्रोड्यूसर। फिर इन केस ऑफ एनी वर्क जनरेटेड बाय एनी कंप्यूटर, ठीक है, अगर किसी ऐसे प्रोग्राम बनाया गया है जो कंप्यूटर द्वारा डेवलप किया गया है, या कंप्यूटर प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी तरीके से कंप्यूटर इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें किसके पास जाएगा कॉपीराइट का वो? तो द वन हु क्रिएटेड, जिसने उस चीज़ को बनाया है। फिर इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो है इम्पोर्टेंट वाले कि मतलब बेसिकली कॉपीराइट एक्ट 1957 में बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे उन चीज़ों को कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि हमारे ये वीडियोस बहुत स्टूडेंट्स वगैरह भी देखते हैं लॉ के, तो हमने इसलिए इम्पोर्टेंट सेक्शंस की भी एक लिस्ट बना दी है। सेक्शन 2 बेसिकली कवर करता है डेफिनेशंस। सेक्शन 2 क्या करता है कि डील्स विद द वेरियस डेफिनेशन ऑफ द वर्क विच कैन बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट। बेसिकली आप किसी भी एक्ट में जाओगे ना, तो सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन को कवर करता है, तो उसी तरीके से कॉपीराइट एक्ट में भी सेक्शन 2 डेफिनेशन को कवर कर रहा है। फिर सेक्शन 13 आता है
जो प्रोवाइड्स करता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू लिटरेसी वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ये बेसिकली सेक्शन 30 क्या करता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता है। फिर सेक्शन 14 में आते हैं हम। फिर सेक्शन 14 में क्या कहते हैं कि ग्रांट्स कॉपीराइट ओनर ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट। सेक्शन 14 क्या देता है, एक्सक्लूसिव राइट का एक सेट देता है, सच एज रिप्रोड्यूसिंग, पब्लिशिंग, ट्रांसलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द वर्क टू द पब्लिक। फिर सेक्शन 17 में क्या आता है कि डील्स विद अ पेनल्टी, मतलब ये बेसिकली बात करता है पेनल्टी क्या होगी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉपीराइट। बेसिकली मैं मेरी कोई ओरिजिनल चीज़ जो है वो मेरी है ही नहीं और मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ ये मेरा कॉपीराइट है, तो अगर आपने ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट दिए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा, जो सेक्शन 67 में डिफाइन है। फिर उसके बाद सेक्शन 72 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ कॉपीराइट। बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों पे ना कॉपीराइट का एक्सपायरेशन एक पीरियड होता है, 5 ईयर 10 ईयर ऐसे करके, तो वो सेक्शन 72 में कवर है। फिर सेक्शन 102 में क्या कवर है, डिफाइन इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे मैंने क्लेम किया, ठीक है, तो अब मैंने क्लेम तो कर दिया, लेकिन मैं अब इस चीज़ को बताऊंगा कैसे कि हाँ मेरा जो कॉपीराइट है वो इन्फ्रिज हुआ है, किसी ने मेरे कॉपीराइट का अधिकार का हनन किया है। मेरा कॉपीराइट एक्ट जो मुझे राइट्स देता है एक कॉपीराइट होल्डर को, वो किसी ने वायलेट कर दिया है, तो उसको कैसे हम लाइबल बनाएंगे ताकि वो हमें कंपनसेट करे, फाइन दे, या फिर हम उसको जेल भिजवा सकें। तो ये सब सेक्शन 102 में लिखा है, डिफाइंस इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इसके बारे में हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। सबसे पहला हुआ रिप्रोडक्शन विदाउट ऑथराइजेशन। यहाँ पे क्या होगा कि किसी के पास ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है, और उसने उस रिप्रोड्यूस कर दिया ओरिजिनल कंटेंट को। किसी ने, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल बताया कि मैंने इंग्लिश में बुक लिखी और किसी ने उसको आगे पब्लिश कर दिया चाइनीज में, जर्मन में, इटालियन में, किसी भी चीज़ में, तो वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस कर रहा है मेरे वर्क को विदाउट माई ऑथराइजेशन, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट हो गया। फिर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, मतलब उस चीज़ को उसने बनाया और ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह पर डाल दिया। देखो बनाना तो ऑब्वियसली कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट होगा ही होगा, उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूट और सेल कर दिया तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट माना जाएगा। और फॉर एन एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल में हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, गेमिंग का सॉफ्टवेयर, और मेरे पास CDI, मैंने उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया, फिर उसको मैंने कॉपी किया उसके जो आता है प्रोग्राम, और उसको पेन ड्राइव में डाला और मैंने किसी और को भेज दिया कि ये पेन ड्राइव इस गेम का है, आप लेना चाहो तो ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और सेल किया, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट हो गया। फिर पब्लिक परफॉर्मेंस और डिस्प्ले, जैसे कि पब्लिक परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में हम बात करें तो मैं कोई मूवी देखने गया, फिर मैं वहाँ पे क्या किया मैंने कि मैंने उसकी पूरी वीडियो बना ली अपने फ़ोन में और आके यूट्यूब पे डाल दिया या फेसबुक पे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उस चीज़ को जिस पे कॉपीराइट है किसी का, प्रोड्यूसर का बेसिकली मूवी पे कॉपीराइट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, पब्लिक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट कर रहा हूँ। फिर हो गया एडेप्शन और डेरिवेटिव वर्क्स। बेसिकली एडेप्शन और डेरिवेटिव वर्क्स बोले तो किसी ओरिजिनल कंटेंट को, जैसे कि मैं ये जैसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आपने इस पर कोई रिमिक्स बना दिया है ना, तो ये भी कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट होता है बिल्कुल, ठीक है, आपको अलाउ है, मतलब मैं ऑथराइज कर रहा हूँ, बनाओ। फिर पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट, हम सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो पनिशमेंट डिफाइन करते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। अगर किसी ने किसी का कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट्स के जो राइट्स हैं वो वायलेट किए, उसका अधिकारों का हनन किया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। मिनिमम पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने की उसको जेल होगी, या फाइन ऑफ 50,000, 50,000 की उसको फाइन लगेगा, या बोथ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम किया तो ये है कि 6 महीने की जेल, 50,000 रुपये का फाइन, या दोनों। और अगर किसी ने सब्सिक्वेंटली दूसरे टाइम कर दिया तो सीधा जो हम कर रहे हैं, ये 6 महीने की जो सज़ा है वो सीधा 12 महीने की हो जाएगी, यानी 1 साल, और फाइन जो है वो 50,000 की जगह सीधा हो जाएगा 1 लाख, या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सेकेंड अगर सब्सिक्वेंटली किसी ने कर दिया तो उसको 1 साल तक की जेल होगी, 1 लाख का फाइन होगा, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट किन किन को मिलता है और कैसे मिलता है, और इसके बाद हमने जाना कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिज कैसे कैसे हो सकते हैं, टाइप्स क्या है कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट के,
और फिर उसके बाद हमने जाना सेक्शन 63 में कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के पनिशमेंट्स क्या हैं। तो आप भी कॉपीराइट पायरेसी से बेसिकली सॉफ्टवेयर पायरेसी से बचें और पायरेसी ना करें, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो आज का मैसेज यही है कि कॉपीराइट चीज़ों को समझें, कॉपीराइट वगैरह को थोड़ा एनालिसिस करें कि क्या आपका भी कोई ऐसा ओरिजिनल कंटेंट है जिस पे आपका कोई कॉपीराइट है, तो ऑब्वियसली उसको रजिस्टर्ड करवाएं ताकि आप लीगली उस चीज़ों को रेवेन्यू वगैरह अर्न कर सकें। ठीक है, थैंक यू, बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि आपको नॉलेज आई हो, ज्ञान आया हो, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। और सीखते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।